संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं बनता। संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं बनता। बिना कुछ किए यूं ही जय जयकार नहीं होता। संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं बनता। बिना कुछ किए यूं ही जय जयकार नहीं होता। जब तक हथौड़े की चोट नहीं पड़ती है, तब तक कोई भी पत्थर इंसान के लिए भगवान नहीं होता। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज के क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th और चैप्टर होगा द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज 4.1 में इससे पहले के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 2 कुछ बतला चुके हैं। इसका ऊपर आई बटन दबाइए, पीछे का लिंक मिल जाएगा, वहां आप दबा के पिछला वीडियो देख सकते हैं। अन्यथा आप प्ले लिस्ट में चले जाइए, प्ले लिस्ट में टोटल बुक का टोटल सोल्यूशन अवेलेबल है, वहां से आप विजिट करके देख सकते हैं। आज एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 या उनसे आगे को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करें। अर्थात कुछ क्वेश्चन दिया हुआ लैंग्वेज में, भाषा में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अब पढ़ के उस क्वेश्चन को आपको इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करना है, अर्थात द्विघात समीकरण के फॉर्म तक उसको पहुंचाना है। देखिए कैसे पहुंचाते हैं। इसमें इसका बेसिक फंडा, द्विघात समीकरण बनाने का बेसिक फंडा क्या है। इसमें आप एक ही चर मानिएगा, 2 चर x और y 2 कभी मत मानिएगा। 2 चर मानिएगा, x y मानिएगा तो आपको 2 चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। आप हद तक प्रयास कीजिएगा जो एक चर वाला समीकरण ही माने, मतलब केवल x मान रहे हैं तो केवल x ही मान के आगे बढ़े। यदि बाय इनकेस कभी विषम परिस्थिति आ जाए कि 2 चर मानना पड़ गया, हो सकता है कभी विषम परिस्थिति आ गया तो आपको x और y 2 वेरिएबल टर्म मानना पड़ेगा। यदि 2 चर वाला भी मान लिए, 2 चर भी मान लिए, तो ऐसा स्थिति पे आप प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, ठीक ना। इक्वेशन एक का मान दूसरे पर रख देंगे, प्रतिस्थापन का प्रयोग करेंगे तो फिर आपका द्विघात समीकरण ही प्राप्त हो जाएगा। इस 2 बात को हर हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है, इनको जरा गौर से देखिए। कहता है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचा है। कंचा क्या होता है? कंचा होता है वो कंचा खेलते जो गुल्ली छोटा छोटा जो होता है, आराम से बचपन में जो खेले थे वो छोटा छोटा, ठीक ना, तो वही होता है कंचा, ठीक ना। जॉन और जीवंती 2 पर्सन है, दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचा है। कौन कौन पर्सन है? जॉन है और दूसरा जीवंती है, दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचा है। जरा एक बात की, इसमें 2 पर्सन है, पहले दोनों को मान लीजिए। माना कि जॉन के पास कंचा की संख्या, और कौन है? जीवंती। दूसरा कौन है? जीवंती के पास कंचा की संख्या। दोनों 2 पर्सन है, जॉन और जीवंती है, दोनों के पास कंचा की संख्या कितना है तो पता नहीं है, लेकिन ये कह रहा है दोनों के पास कुल मिला के 40 कंचा, ठीक ना। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचा है। जरा 45 के पीछे का कंसेप्ट देखिए। दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचा है। यदि जॉन के पास 5 कंचा होगा, जॉन के पास 5 कंचा हो तो जीवंती के पास कितना होगा? जीवंती के पास 40 कंचा होगा, तब ना दोनों मिला के आपको 45 पड़ेगा। चूँकि दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचा है, एक पर्सन के पास 5 कंचा तो दूसरे के पास 40, ठीक ना। दोनों को जोड़िए तो 45 पूरे। ये 40 कैसे ज्ञात किए? 40 के पीछे 40 निकाले कैसे? तो 45 में से 5 घटा दिया, अर्थात तो 45 - 5। यदि जॉन के पास 10 कंचा होता तो बोलिए जीवंती के पास कितना होता, ताकि दोनों मिला के आपको 45 पुराना है। जॉन के पास 10 कंचा है तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा? तो 45 में से 10 घटा दीजिए, कितना हो गया? 45 में से 10 या 35, मतलब इसके पास 10 तो इसके पास 35। यदि जॉन के पास 20 कंचा हो, जॉन के पास 20 कंचा हो तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा? जीवंती के पास हो जाएगा 45 - 20, घटा लीजिए, जितना होगा उतना ही कंचा इसके पास बचेगा, ठीक ना। यदि जॉन के पास हम 20 नहीं मान के जॉन के पास x कंचा मानते हैं,
तो जीवंती के पास कितना होगा, इसको 20 माने थे तो इसको कैसे निकाले, 45 - 20, इसको माने x, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 - x, ठीक ना। दोनों को जोड़िए, x x कट गया, दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचा, ठीक ना। ये क्यों x, इसको 45 - x क्यों माने, इसके पीछे का तो लॉजिक आप समझ गए होंगे आसानी से। चलिए इनको यहाँ से रफा दफा करते, इसका काम नहीं था, ये सिर्फ आपको समझाने का था, तो इसीलिए हम वहाँ रख दिए थे। चलिए जॉन के पास कितना कंचा x, जीवंती के पास कितना 45 - x, दोनों को जोड़िए तो 45 कंचा हो गया, बात खत्म। अब क्या कहता है, दोनों 5-5 कंचा खो देता है, दोनों खेलने के लिए जाता है, खेलने में 5-5 तो दोनों खो देता है। प्रश्नानुसार दोनों अपना 5-5 कंचा खो देता है, 5 जॉन का भी 5 को हरा गया, जीवंती का भी 5 कंचा खो गया, दोनों का 5-5 कंचा जो है खो गया। तो अब बोली जॉन के पास x था, इसमें से 5 उसका गायब हो गया, तो कितना बचा जॉन के पास, x - 5 बचा, जितना था उसमें से 5 घट गया। जीवंती के पास इतना था, यह भी 5, इसका भी खो गया, जीवंती के पास कितना बचल था 45 - x कंचा, तो उसके पास था ये, यह भी अपना 5 खो देता है, इसमें से भी 5 घटा दिया, इसका भी 5 घट गया। अब कहता है जब दोनों अपना 5-5 कंचा खो देता है तो उनके पास कांचों की संख्या का गुणनफल 124 है। मतलब जॉन और जीवंती, जॉन के पास इतना कंचा है, जीवंती के पास इतना कंचा है, दोनों कंचा का गुणनफल कितना है 144, दोनों को आप भी गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 124, ठीक ना। यही कह रहा था, दोनों की कांचों का गुणनफल कितना है 124, और दोनों गुना करके बराबर 124। चलिए आगे एक सॉल्व कीजिए, x - 5 इंटू 45 में से 5 चला गया, 40 - x इज इक्वल टू 1 2 4, मल्टीप्लाई कीजिए, x गुना 40 40x, x गुना -x तो -x², 5 गुना 40 4 × 5 = 20 तो माइनस में 200, -5 गुना -x तो +5x इज इक्वल टू 124, ठीक ना। अब सॉल्व और कर लीजिए जहाँ तक सॉल्व होने वाला है, -x², ठीक ना, 40x और 5x तो प्लस में 45x, 124 सॉरी 200 124, 124 आएगा तो वो भी माइनस में आएगा, इस साइड पहले आपको -200 था, 124 इस साइड आएगा तो वो भी माइनस में ही आएगा, तो -200 - 124 हो गया -324 इज इक्वल टू 0, ठीक ना। आंसर चाहे तो हम यहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें एक लाइन और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, शुरू में माइनस लगा ले, देखने में अच्छा नहीं लगता, ठीक ना। तो आप ऐसा कीजिए, माइनस से सब में भागा लगा दीजिए, ठीक ना। या इसको ऐसा भी सोच सकते हैं, माइनस कॉमन लेके उधर भेज रहे हैं, या माइनस से सब टर्म में भागा लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा x² - 45x - 324 बराबर 0। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। द्विघात समीकरण हल नहीं करना था हम लोग को सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में लाना था, द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, ठीक ना। ये माइनस में ना है, ये माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, ठीक ना। चलिए द्विघात समीकरण के रूप में लाना ले आए, हम साइड हो रहे हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं इसी का रोमन नंबर 2 पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 को देखिए क्या है। रोमन नंबर 2 में कहता है, एक दुकानदार 80 रुपया में कुछ किताब खरीदता है, ठीक ना, 80 रुपया में कुछ किताब खरीदे। सवाल आगे बाद में पढ़ लेंगे। कुछ किताब कह रहा खरीदा, तो कितना किताब खरीदा, किताब की संख्या को पहले मान लीजिए, ठीक ना। पहले लिख लेते हैं सॉल्व। माना कि किताब की संख्या को मान लिए x, ठीक ना। x क्या वो किताब खरीद के लाया है, x किताब खरीद के लाया है, कितना रुपया में, 80 रुपया में। कितना रुपया लेके गए थे, लागत कितना लगाए थे, लागत 80 रुपया लेके गए थे किताब खरीदने, 80 रुपया लिए मार्केट गए किताब खरीदने। क्या वो किताब खरीद के लाए, x किताब खरीद के लाए, x को फिलहाल छोड़ दीजिए। 80 रुपया में यदि 2 किताब लाएंगे तो किताब का मूल्य क्या पड़ेगा, 80 में 2 से भागा देंगे तो निकलेगा 40, अर्थात किताब का दाम 40 रुपया। यदि 80 रुपया में यदि हमें 4 किताब मिल जाता तो बोलिए किताब का दाम क्या होता। तो जितना किताब 80 रुपया में 4 किताब खरीद के लाएंगे, 80 रुपया में यदि 4 किताब लाते हैं तो 80 में 4 से भागा दे दीजिए, अर्थात 20 रुपया एक किताब का दाम हुआ। यदि 80 रुपया में 10 गो मनोहर पोथी खरीद के ले आएंगे तो 80 में 10 से भागा दे दीजिए, तो मतलब 8 रुपया प्रति किताब आपका दाम हुआ, ठीक ना।
80 रुपया में हम क्या किताब लाए हैं, एक्स किताब लाए हैं। तो एक किताब का दाम कितना है, एक किताब का मूल्य, एक किताब का मूल्य कितना होगा, तो जितना आपका लागत था 80 रुपया लागत था, जितना किताब लिए थे लागत में उसकी संख्या से भागा दिए तो एक किताब का मूल्य निकल गया। लागत 80 रुपया लेके गए थे, क्या को किताब खरीदते, एक्स से भागा दे दीजिए, एक किताब का कीमत निकल गया, ठीक ना। ये सब आपको समझाने के लिए थे, इसको हटाइए यहाँ से, ठीक ना। अब चलिए किताब की संख्या को मान ली है एक्स, 80 रुपया में एक्स किताब खरीदे थे, तो किताब की संख्या को एक्स 80 रुपया लेके गए, तो एक किताब का मूल्य कितना, 80/x। अब सवाल आगे कहिए क्या कहता है, यदि किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता, कितना कम होता है, 1 रुपया कम होता, अभी किताब का मूल्य कितना है, 80/x रुपया किताब का मूल्य है। अब कह रहा है यदि किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता, मतलब नया मूल्य क्या, जितना मूल्य है उतना नहीं होके 1 रुपया कम होता, तो उसी रुपया में 80 रुपया में ही 4 किताब अधिक मिलती, ठीक ना। सबसे पहले 1 रुपया कम होता, नया किताब का मूल्य क्या होता, 1 रुपया यदि कम होता, तो नया किताब का मूल्य निकालिए, नया किताब का मूल्य, नया किताब का मूल्य कितना, जितना अभी का वर्तमान मूल्य है उससे 1 रुपया कम होता, अर्थात 80/x में से 1 रुपया कम होता, ये नया किताब का मूल्य हो गया। नया किताब का मूल्य क्या, जितना उसका मूल्य था इससे 1 रुपया कम होता, तो कितना किताब आता, 4 किताब अधिक आता, जितना पहले किताब मिलता था उससे 4 किताब अधिक मिलता। पहले क्या किताब मिलता था, x किताब मिलता था। अब कितना किताब लेंगे, अब x से 4 किताब अधिक लेंगे, कितना किताब लेंगे, जितना किताब उससे 4 किताब अधिक। अब किताब की संख्या कितना, किताब की संख्या, इस बार पहले x किताब मिलता था, इस बार 4 किताब अधिक मिल रहा है, मतलब x + 4 किताब आएगा, ठीक ना। कितना रुपया में, उसी लागत में, करा उसी राशि में 4 किताब अधिक मिलता है, किस राशि में, 80 रुपया में 4 किताब, 80 रुपया में इतना किताब मिलेगा, ठीक ना। सवाल क्या, प्रश्नानुसार रखते हैं, प्रश्नानुसार किताब की संख्या क्या, किताब मिलेगा, x + 4 किताब मिलेगा, किस दर से किताब आ रहा है, तो 80/x - 1 के दर से मिल रहा है। कितना लागत में, तो उसी राशि में 80 रुपया में, 80 रुपया में इतना किताब इतना की दर से मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका किताब का संख्या हो गया, ये किताब का मूल्य हो गया। तो चलिए लागत निकालते हैं, लागत कैसे निकालते हैं, यदि आप 10 किताब 2 रुपया की दर से ले रहे हैं तो लागत कैसे निकालिएगा, लागत निकालिएगा 10 × 2, ये हो गया किताब, ये हो गया मूल्य। यदि किताब का मूल्य 2 रुपया नहीं होगा, किताब का मूल्य 5 रुपया प्रति किताब है, तो 10 किताब खरीदने गए तो क्या रुपया लगेगा आपको, 10 × 5 लगेगा, मतलब ये किताब, ये मूल्य। लागत हम ले रहे हैं, लागत की कैसे निकालेंगे, लागत किताब की संख्या और उसका मूल्य दोनों को गुना करेंगे। हम क्या किताब खरीद के लाए हैं, क्या किताब मिल रहा है मुझे, तो x + 4 किताब, उसका मूल्य क्या है, ये मूल्य है। ये किताब की संख्या को गुना कर दीजिए मूल्य से, 80/x - 1 से, ये किताब की संख्या, ये इसका मूल्य, संख्या और मूल्य को गुना करेंगे तो कुल लागत आ जाएगा। ये किताब की संख्या था 10 किताब खरीदे 5 की दर से, तो 50 टका में मिला। ये है आपका किताब का संख्या, ये है किताब का मूल्य और संख्या को गुना किए तो कुल मिला के लागत निकल गया, क्या रुपया की किताब है, 50 का। सेम प्रोसेस, लागत कैसे निकाले, किताब की संख्या को एक किताब के मूल्य से गुना कर दिए तो लागत निकल गया। लागत है कितना, तो क्वेश्चन में कह रहा है उसी राशि से, मतलब 80 रुपया में, लागत 80 रुपया ही है, तो लागत की जगह पे दे दिए 80 बराबर, गुना कीजिए, x को पहले इससे गुना कीजिए, x गुना ये पूरा टर्म, x को इससे गुना कीजिएगा तो क्या होगा, x कट जाएगा, बचेगा कितना, 80। x को 1 से गुना कीजिए, x गुना -1 तो माइनस में x। अब 4 से गुना कीजिए इसको, 8 चौका 32, 320/x, 4 से इसको गुना कीजिए, -4, गुना कर लिए। कैसे गुना किए फिर से देख लीजिए, x से इसको गुना किए तो 80 हुआ, x से इसको गुना किए -1, 4 से गुना किए यहाँ, 4 से इसको गुना किए यहाँ, आगे 80 बराबर 80
संख्या को इस साइड ले आइए ना, बनाने में थोड़ा आसान होगा, ठीक ना। 80 को रहने दीजिए, इस 80 को इस साइड ले आइए, -80, 4 को इस साइड ले आइए, प्लस में 4, उस साइड क्या बच गया -x प्लस 320/x, स्पेस नहीं, हम इस साइड आ जाते हैं। चलिए बराबर के इस साइड 80 तो समाप्त, माइनस प्लस में था, इस साइड क्या बच गया 4 बराबर उस साइड, इसके ही बट्टे में 1 ले लीजिए, दोनों का लघुत्तम हो गया x। अब कोना कोने गुना कर दीजिए तो भिन्न का जोड़ कंप्लीट, ठीक ना। कोना कोने गुना कीजिए, x गुना x तो यहाँ माइनस लगा तो -x², 320 गुना 1 तो प्लस में 320। चलिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 1 से इसको गुना कीजिएगा, इससे इसको गुना कीजिए, गुना कीजिए 4 गुना x, 4x बराबर -x² प्लस 320, दोनों को उठा के इस साइड लाइए, x² इस साइड आएगा, माइनस में है तो इस साइड आ गया तो प्लस में x², पहले से 4x आपका था ही, 320 इस साइड आ गया तो -320 बराबर 0, आपका फाइनल आंसर। हमें क्या था, समीकरण तक ही लाने के लिए समीकरण तक ही ला के छोड़ दिए, ठीक ना। तो चलिए हम साइड हो रहे हैं, चाहे तो आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं इसी का सीरियल नंबर रोमन नंबर 3 पर। चलिए चलते हैं रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 को देखिए क्या, रोमन नंबर 3 में क्या था, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौना निर्माण करता है, ठीक है। कुटीर उद्योग मतलब छोटा उद्योग, छोटा सा उद्योग है जो एक दिन में कुछ खिलौना बनाता है। कितना खिलौना बनाता है पता नहीं, लेकिन कुछ खिलौना बनाता है, कुछ खिलौना बनाता है। माइंड में एडजस्ट कर लीजिए, इसी खिलौने की संख्या को ही x मानना है, क्योंकि कुछ खिलौना बनाता है, कितना बनाता है पता नहीं। आगे पढ़िए, प्रत्येक खिलौने का उत्पादन मूल्य, मतलब प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है रुपया में, 55 में से एक दिन निर्मित किए गए खिलौने की संख्या घटाने से प्राप्त होता है। अर्थात कितना खिलौना बनाया तो कुछ खिलौना बनाया, खिलौना का दाम कितना, तो 55 में से उस दिन जितना खिलौना बनाया उसको घटा लीजिए तो उसका दाम हो गया, ठीक ना। आगे प्राप्त होता है, यदि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया था तो उस दिन कितना खिलौना निर्माण हुआ ये ज्ञात करना है, खिलौने की संख्या ही ज्ञात करना, तो उसी को x मानिए। माना कि खिलौना की संख्या को मान लेते हैं x। खिलौना का संख्या कितना, x खिलौना है, मतलब एक दिन में बना है। एक दिन में कितना खिलौना बनता है, x खिलौना बनता है। और इस खिलौना का कीमत, एक खिलौना का कीमत, सबका कीमत नहीं, एक खिलौना का कीमत, एक का कीमत खिलौना का कीमत कितना है, कहता है 55 में से एक दिन जितना खिलौना बना है उसको घटा लीजिए तो उसका कीमत मिल जाएगा। तो 55 में से 55 रुपया में से एक दिन में कितना खिलौना बना है, x खिलौना बनता है, x घटा लीजिए तो ये खिलौना का नया मूल्य हो गया, मतलब इतना रुपया खिलौना का कीमत हो गया। क्या वो खिलौना बना है, x खिलौना बना है, खिलौना का कीमत कितना हो गया था, 55 में से एक दिन जितना खिलौना बना उसको घटा लीजिए तो ये खिलौना का मूल्य हो गया। अब आगे कहता है किसी एक दिन उस उद्योग में कुल इतना रुपया का खिलौना बना, कुल कीमत दिया हुआ, कुल लागत दिया हुआ है प्रश्नानुसार कुल लागत कितना देला है, 750 रुपया देला है कुल लागत 750। कुल लागत निकालेंगे कैसे, ये खिलौना की संख्या है, ये खिलौना का कीमत है, तो कुल लागत नहीं निकलेगा। अरे खिलौना की संख्या मान लीजिए 12 को खिलौना खरीदे, खिलौना का दाम मान लीजिए 20 रुपया की दर से खरीदे, 12 खिलौना 20 रुपया की दर से खरीदे, तो बोलिए क्या रुपया का खिलौना आया, कुल लागत निकालिए। 12 को खिलौना 20 के दर से खरीदे तो दोनों को गुना कर दीजिए ना, कुल लागत निकल जाएगा। 12 दूना 24, 240 रुपया का खिलौना खरीद के लाए, दोनों को गुना कर दीजिए, सेम प्रोसेस। कुल लागत 750 है, तो अपने लोग कुल लागत कैसे निकालिएगा, खिलौना की संख्या ये है जैसे यहाँ 12 था, और कुल कीमत ये है जैसे यहाँ कीमत खिलौना का, एक खिलौना की कीमत 20 था तो यहाँ एक खिलौना की कीमत इतना, दोनों को गुना कीजिए लागत निकल जाएगा। कीजिए, किसको गुना कीजिएगा, x × 55 - x = 750। चलिए x से गुना कीजिए, 55 गुना x तो 55x, x गुना x -x² बराबर 750, ठीक ना। इन दोनों को उठा के उस साइड भेज दीजिए, x² उस साइड जाएगा माइनस में, उस साइड जाएगा तो प्लस में, 55x इस साइड है बराबर को उस साइड जाएगा तो माइनस में 55x, उस साइड 750 आई है तो प्लस 750,
इस साइड अब कुछ नहीं बचा तो 0। यही आपका समीकरण हो गया फाइनल। ठीक ना, देखिए कितना आसान है, सिर्फ सवाल देखने में बड़ा लग रहा था, इसमें झेल यहाँ खराब करता है। सवाल पढ़ने में थोड़ा सा ना दिक्कत हो जाए, पढ़ने के बाद जब समझ में नहीं आता तभी दिक्कत होता है। ठीक ना, वैसे बना दिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जो सवाल को पहले गौर से ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद बनाना स्टार्ट कीजिए, आसानी से बन जाएगा। ठीक ना, चलते हैं रोमन नंबर 4 पर। चलते हैं इसी का रोमन नंबर 4 पर। रोमन नंबर 4 क्या, इनको देखिए। रोमन नंबर 4 में कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 117। दो संख्या के वर्गों का योग 117। यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है तो संख्या ज्ञात करना है। मतलब दो संख्या का फेरा चल रहा है, कभी ये संख्या वो संख्या, दोनों का वर्ग का योग दिया हुआ है, एक संख्या दूसरे संख्या के 4 गुने के बराबर, मतलब ये सब झेल जाला है। तो पहले आइए दोनों संख्या को ही सपोज कर लेते हैं। माना कि छोटी बड़ी संख्या बड़ी संख्या, तो पहले छोटी को मान लीजिए। माना कि छोटी संख्या को x मान लेते हैं, दूसरी संख्या बड़ी संख्या इसको y मान लेते हैं। हम आपको फर्स्ट बतलाए थे इसमें एक ही वेरिएबल टर्म मानते हैं, लेकिन हम फिलहाल 2 मान लिए। यही बात बोल रहे थे, 2 भी वेरिएबल टर्म मान सकते हैं, परंतु यदि मान लेंगे तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, 2 घात पे पहुंच जाएगा। ठीक ना, तो छोटी संख्या को x मान लिए, बड़ी संख्या को y मान लिए। अब करते हैं प्रश्नानुसार क्या कहता है। दोनों संख्या के वर्गों का योग 117 है। दोनों संख्या के वर्गों का योग 117 है। दोनों का वर्ग कीजिए, पहली का वर्ग कीजिए तो x², दूसरी का वर्ग कीजिए तो y², दोनों को जोड़ेंगे तो 117। ये नहीं कह रहा था, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों धनात्मक पूर्णांक का योग 117 है। पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर बराबर 117। समीकरण 1 मान के छोड़ दीजिए। पुनः आगे चलिए, आगे क्या कहता, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है। छोटा संख्या का वर्ग, इसमें छोटा बड़ा दोनों संख्या को पहले लिख लीजिए, x छोटा y बड़ा। कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग कीजिए, मतलब स्क्वायर कीजिए। बड़ी संख्या का 4 गुना, बड़ी संख्या को 4 से गुना कीजिए। ठीक ना, 4 से गुना किए। छोटी का वर्ग बड़ी के 4 गुना, दोनों आपस में बराबर है, अर्थात x² बराबर 4y। ठीक ना, ये हो गया समीकरण आपका 2। अब करना क्या है, इक्वेशन 2 का मान 1 पे रख दीजिए, या 1 का मान किसी पर भी लिखिए। इक्वेशन 2 का मान इक्वेशन 1 पर रखने पर, पहला इक्वेशन क्या है, x² प्लस y² बराबर 117। x² का मान यहाँ दिया हुआ है 4y प्लस y² बराबर 117। 117 को खींच के साइड ले आइए, पहले बड़ा घात वाले को लिख लीजिए, y² प्लस 4y, ये एक साइड आया तो माइनस 117 बराबर 0। आपका द्विघात समीकरण बन के कम्प्लीट है। ये y के फॉर्म में आ गया, कोई बात नहीं। चलिए साइड हो रहे हैं, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से ले लिए स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं इसी का आखिरी क्वेश्चन रोमन नंबर 5 पर। चलते हैं इसी का रोमन नंबर 5 पर। रोमन नंबर 5 देखिए क्या, रोमन नंबर 5 है, एक कपड़ा का टुकड़ा का कीमत 200 रुपया है। ठीक ना, कपड़ा के टुकड़ा का कीमत 200 रुपया। कितना बड़ा कपड़ा का टुकड़ा है वो लंबाई नहीं दिया। ठीक ना, तो माथा में आधा बात तो आ रहा है, लंबाइयों को मानना पड़ेगा। ठीक ना, आगे पढ़ लेते हैं, पता चल जाएगा। एक कपड़ा की टुकड़ा का कीमत 200 रुपया है। यदि कपड़ा का टुकड़ा 5 मीटर अधिक लंबा होता, मतलब जितना लंबाई था उससे 5 मीटर अधिक लंबा होता और इसका कीमत भी 2 रुपया कम होता, तो उस टुकड़ा का कीमत अपरिवर्तित रहता। जी सटीक कह रहा है, जब टुकड़ा का लंबाई को ही मानना पड़ेगा। माना कि कपड़ा का लंबाई, कपड़ा के लंबाई को मान लेते हैं x। ठीक ना, एक कपड़ा का लंबाई कितना, x मीटर का कपड़ा है। ठीक ना, अब चलिए x मीटर तो कपड़ा का लंबाई मान लिए, उस टुकड़ा का कीमत है 200 रुपया। ठीक है, टुकड़ा का कुल कीमत मतलब कपड़ा का 1 मीटर का कीमत नहीं, कुल कीमत कितना, 200 रुपया। 200 रुपया में x मीटर कपड़ा खरीद के आया है। ठीक ना, तो निकाल लीजिए कुल कीमत कितना है, 200 रुपया है कुल कीमत।
एक्स मीटर कपड़ा खरीद के लाए हैं कितना रुपया में, तो 200 रुपया में। तो बोलिए प्रति मीटर इसका दाम क्या होगा, प्रति मीटर मूल्य, प्रति मीटर मूल्य मान लीजिए 200 रुपया में कितना एक्स मीटर लाए हैं, तो प्रति मीटर इसका मूल्य क्या हो जाएगा, तो कुल रुपया 200 में एक्स मीटर लाए हैं, एक्स से भागा दे दीजिए, इतना रुपया हो जाएगा प्रति मीटर कपड़ा का मूल्य। ठीक ना, कपड़ा का मूल्य क्या हो जाएगा 200/x रुपया। अब चलिए आगे क्या कहता है, कहता है यदि टुकड़ा 5 मीटर अधिक लंबा होता, नया टुकड़ा कितना होता, जितना पहले था उससे 5 मीटर अधिक होता, नया टुकड़ा x था पहले तो अब 5 मीटर अधिक लंबा हो जाता। नया टुकड़ा का लंबाई कितना, पहले x था तो अब इससे 5 मीटर अधिक, नया टुकड़ा इतना है। और इसका कीमत प्रति मीटर कीमत कितना, पहले था 200/x, इसमें कह रहा है इसकी कीमत यदि 2 रुपया कम होती, मतलब जितना प्रति मीटर पहले कीमत था उससे 2 रुपया कम होता, अर्थात 200/x में से 2 रुपया कम होता, तो कपड़ा का कुल कीमत अपरिवर्तित रहता। मतलब कुल कीमत, नया टुकड़ा का कुल कीमत कितना रहता, जितना पहले था उतना ही कुल कीमत रहता। प्रश्नानुसार कुल कीमत कितना होता, कुल कीमत अपरिवर्तित होता, मतलब कुल कीमत कितना हो जाता, 200 हो जाता। कुल कीमत निकालिए, कैसे निकालिएगा अपने लोग, नया कुल कीमत निकालिए। नया कपड़ा का लंबाई ये है, नया कपड़ा प्रति मीटर इतना है। ठीक ना, ये हो गया कपड़ा का लंबाई इतना मीटर और 1 मीटर का दाम इतना है। तो जितना मीटर कपड़ा 1000 रुपया के दर से खरीद के लाए गुना न कीजिएगा। मान लीजिए नया टुकड़ा का लंबाई है 8 मीटर कपड़ा आप खरीद के लाए हैं 4 रुपया के दर से, तो 200 रुपया प्रति मीटर के दर से खरीद के लाए, तो कितना रुपया हमको देगा, 8 मीटर कपड़ा 200 रुपया प्रति मीटर खरीद के लाए हैं, तो दोनों को गुना कीजिएगा तो कुल कीमत निकल जाएगा। तो वही बात, टुकड़ा का लंबाई ये, प्रति मीटर कीमत ये, दोनों को गुना कीजिए कुल कीमत आ जाएगा। x + 5 × 200/x - 2, दोनों को गुना कर दीजिए तो कुल कीमत 200 के बराबर हो जाएगा। इधर से साफ कर लेते हैं, उसी साइड अपने लोग को चलना है। गुना कीजिए, x से इसको गुना कीजिएगा तो x खत्म, तो कितना हो जाएगा 200। ठीक ना, अब x से इसको गुना किए, x खत्म, तो 200, x से -2 को गुना कीजिए, x गुना -2 तो -2x। अब 5 से इसको गुना कीजिए, 5 गुना 2 तो 5 दूना 10, कितना हो गया 1000, 1000/x, 1000/x। अब +5 से इसको गुना कीजिए, 5 दूना 10 तो -10 बराबर 200। ठीक ना, अब 200 को इस साइड ले आइए। ठीक ना, इसमें जो आपका संख्या वाला ना, संख्या वालों को इधर रहने दीजिए, संख्या वालों को एक साइड कर लीजिए, ये दोनों संख्या वाला नहीं है, इन दोनों को इसी साइड रहने दीजिए। -2x प्लस 1000/x, संख्या वाला उस साइड है कितना 200, इस 200 को उधर ले जाइए, -200, 10 भी इसी साइड है, 10 उस साइड गया तो प्लस में 10, ये दोनों टर्म समाप्त। इसके बटे में 1 दे दीजिए, तो हो गया लघुत्तम x, कोना कोनी गुना कर लीजिए, भिन्न का जोड़ हो जाएगा -2x गुना x, तो -2x²। ठीक ना, 1000 को 1 से गुना कीजिए तो हो जाएगा आपका 1000 ही = उस साइड कितना 10, बटे में कुछ नहीं तो 1। ठीक ना, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 10 गुना x 10x बराबर 1 से गुना कीजिए तो -2x² प्लस 1000। अब क्या काम करना है, सबको उठा के इस साइड कीजिए, 2x² इस साइड आ गया तो प्लस में आ जाएगा 2x², इस साइड 10x पहले से है, 1000 इस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा 1000, तो उस साइड से सब कुछ ले आए तो उस साइड क्या बचा 0। देखिए आंसर हम चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ठीक ना, लेकिन यदि किसी चीज़ से सब में भागा लग रहा है तो भागा लगा के उसे सरल अनुपात में ले आएंगे। 2 से सब में भागा लग रहा है तो सब में 2 से भागा लगा दीजिए, x² प्लस 5x माइनस 500 बराबर 0, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक ना, तो चलिए हम साइड हो रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं।
रोमन नंबर 5 को सॉल्व किए, इसी के साथ एक्सरसाइज 4.1 पूरी तरह से सॉल्व हुआ। अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 पर, लेकिन आज नहीं। आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। इससे पहले का जो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे इनसे पहले का वीडियो है, इससे पहले का जो क्लास है वो ऊपर नीचे उसका लिंक है, और इस बुक का प्लेलिस्ट ऊपर में है, साइड में सब्सक्राइब वाला बटन है। मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।